हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। आज हम देखेंगे अपने वीडियो में वर्धन वंश। इससे पहले हम लोग और मगध का उत्कर्ष, गुप्तकाल, मौर्य वंश ये सारा पढ़ चुके हैं। आइए फटाफट एक बार हम उसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, हम क्या क्या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखते हैं, ये हमारा भारत है, यहाँ पर मगध था। मगध में कौन कौन से राज्य हुए, कौन कौन से राजा आए थे? हर्यक वंश के राजा आए, उसके बाद में शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश आया, और नंद वंश के बाद में कौन आए? मौर्य, यानी मौर्य काल आया। मौर्यों के जो फेमस राजा थे वो कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में कौन सा महान शासक हुआ था? अशोक। ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं। मौर्यों के बाद में आए थे मौर्योत्तर काल आया, जिसमें से राजा आए थे ब्राह्मण वंश के राजा थे, और कौन से थे? शुंग वंश था, कर्ण वंश और सातवाहन वंश के राजा हमारे सामने आए थे। हम लोगों ने इनको पढ़ चुका। इसके बाद में गुप्त काल आया, गुप्त काल हम पढ़ चुके हैं। गुप्तों के बाद में अब आता था गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में यहाँ पर क्या था? हमारा वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर कौन से शासक हुए थे? पाल वंश के शासक। ये पूछा गया है, पाल वंश के शासक किस राज्य में हुए थे? पश्चिम बंगाल। यहाँ था मगध। मगध में कौन से था? मगध में आए थे परवर्ती गुप्त। कौन से शासक हुए? परवर्ती गुप्त आए मगध में। परवर्ती वंश लिख लीजिए या परवर्ती गुप्त लिख लीजिए, ये आए। इसके बाद में यहाँ पर है कन्नौज। कन्नौज में कौन कौन से शासक हुए थे? कन्नौज में आया था मोखरी वंश। कौन सा था? मोखरी वंश था कन्नौज में। और यहाँ था वल्लभी। वल्लभी में कौन से शासक हुए थे? मैत्रिक वंश हुआ था। और इधर आता है अपना हरियाणा, यहाँ पर आता है हरियाणा। हरियाणा में कौन सा वंश आया था? वर्धन वंश आया था, जिसकी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। वर्धन वंश यहाँ से देखेंगे। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हुए हैं। इन राजाओं में पुष्यभूति वंश के शासकों में सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी हम जानते हैं, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। इनकी राजधानी थानेश्वर थी, जो कहाँ पर थी? हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में, वर्तमान में जो थानेश्वर के नाम से जाना जाता है वहाँ थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। कौन? वर्धन वंश की जो संस्थापक थे वो कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे, तथा प्रथम प्रभावशाली शासक भी था। इसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियाँ धारण की थीं। जो प्रभाकर वर्धन थे, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोमती था। इनकी 3 संतान हुई थी। कौन कौन से थे? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? मोखरी वंश के राजा थे कन्नौज के गृहवर्मा के साथ में हुआ था। गृहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दी थी, और देवगुप्त ने जब गृहवर्मा की हत्या कर दी तो अपने जीजा का, मतलब जो राज्यश्री का ये पति था गृहवर्मा, इनकी हत्या का बदला लेने के लिए जो राज्यवर्धन था, इन्होंने देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त का एक मित्र था जिसका क्या नाम था? शशांक। शशांक ने अपने मित्र के लिए, मतलब अपने दोस्त की मृत्यु का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यहाँ पर हत्याओं का सिलसिला जारी है। जब इन्होंने देवगुप्त की हत्या की राज्यवर्धन ने, तो राज्यवर्धन की हत्या उसके दोस्त शशांक ने कर दी थी। किनका दोस्त था वो? देवगुप्त का दोस्त। जब राज्यवर्धन की हत्या हो गई तो उसके बाद में हर्षवर्धन को गुस्सा आया और हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। जब शशांक की हत्या कर दी तो उसके बाद में कौन राजगद्दी पर बैठता है? 16 साल की अवस्था में, 16 साल की अवस्था में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। कहाँ की? थानेश्वर की गद्दी पर। वो जैसे ही गद्दी पर बैठता है, इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित कर ली थी? कन्नौज में। क्योंकि अब इसकी जो शशांक था, इसने इसके जो भाई को मारा था, किसको? राज्यवर्धन को। उसने उसकी जो बहन थी राज्यश्री, उसको भी बंदी बना लिया था। अब हर्षवर्धन का भाई भी नहीं रहा, उसका जीजा भी नहीं रहा, और उसकी बहन को क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। तब 16 साल की अवस्था में जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है, तब उसने शशांक की हत्या कर दी, और शशांक की हत्या करने के बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज में शिफ्ट कर ली। हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से जाना जाता है, और इसने परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच में नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की क्या हुई थी? पराजय हुई थी।
चीनी यात्री हुइनसांग था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसकी एक पुस्तक है सी यू की, वो उसने लिखी थी। देखते हैं इसके बारे में। हुइनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बौद्ध ग्रंथ की शिक्षा लेने के उद्देश्य से भारत आया था। भारत कब आया था? ये 630 ईस्वी में भारत आया और 645 ईस्वी में ये भारत से वापस गया था। पूछा जाता है कि हुइनसांग जब भारत से वापस गया था तो किस मार्ग से होते हुए गया था? याद रखिएगा, ये स्थल मार्ग से होते हुए भारत से वापस गया था। ये पूछा गया है सवाल। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक क्या किए थे? प्राप्त किए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष ने अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुइनसांग से मिलने के बाद वह किस धर्म का अनुयायी बन गया था? उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वे पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था। कौन? हर्षवर्धन। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष मतलब हर 5वें साल एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुइनसांग इसके स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और इनकी रचना कौन सी है? हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित के नाम से हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि हर्ष ने लिखी है, नहीं, उसके दरबारी कवि बाणभट्ट की ये रचना है। कौन सी? हर्षचरित और कादम्बरी। ये डिफरेंस एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में आती है प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नाम की 3 संस्कृत नाटक थे। किसके नाटक थे ये तीनों? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये हर्ष ने इनकी रचना की थी। और ये भी कहा जाता है कि धावक नाम के एक कवि थे जिन्होंने इनसे कुछ पुरस्कार लेकर के तीनों नाटकों को इनके नाम कर दिया था और उनके नाम से लिखा था। ये ऐसा माना जाता है, लेकिन मोस्टली अगर एग्जाम में आएगा तब आप इसका आंसर कौन लगाएंगे? हर्षवर्धन ही लगाएंगे। इसको कैसे याद कर सकते हैं? PNR के नाम से याद रख सकते हैं। PNR, P से प्रियदर्शिका, N से नागानंद तथा R से रत्नावली। किसने लिखी हैं? ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया है, लेकिन वे ना तो बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक। हर्ष के अधीनस्थ एक शासक थे, महाराज तथा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य भी कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में बटा होता था। जैसे हमने और भी वंश पढ़े हैं, उनमें भी साम्राज्य बटा होता था, ऐसे ही इसमें भी बटा था। प्रांत को इसमें भुक्ति कहा जाता था तथा प्रत्येक भुक्ति का जो शासक होता था वो राजस्थानीय, ऊपरी या राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित ने प्रांतीय शासक के लिए एक लोकपाल शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको क्या कहते थे? हर्ष के प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का आया था, इसको नोट करना है, लोकपाल। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था और जिलों की संज्ञा थी विषय, और विषय का आप देख ही चुके हैं प्रधान। हर राज्य में, हर उसमें वंश में कौन होता था? विषयपति ही होता था। इसमें भी एज यूजुअल यही है। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे जो आधुनिक तहसील कहलाते हैं। ग्राम प्रशासन की शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही थी तथा ग्राम शासन का जो प्रधान होता था वो कौन कहलाता था? ग्रामाक्ष पट्टलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मचारियों को चाट या भाट कहा गया। दंडपाशिक, दंड देने वाले दंडपाशिक या दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की जो मंत्री परिषद थी उसमें प्रधान सचिव भंडी, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। आगे देखेंगे। अश्व सेना के जो अधिकारी होते थे उनको बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत या महाबालाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में जो यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था या उल्लेख मिलता है उसका नाम है तुला यंत्र, जिसको वर्तमान में जल पंप भी कहा जाता है। हर्ष के समय जो मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद में आते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो शासक था, जो संस्थापक था, वो सिंह विष्णु था। टाइम पीरियड था इसका 575 से लेकर 600 ईस्वी। इसने अपनी राजधानी कांची बनाई थी, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में थी। वे वैष्णव धर्म को मानने वाला था। किराता अर्जुनियम के लेखक कौन थे? भारवी। ये पूछा गया है, इसको नोट करिएगा। सिंह विष्णु के दरबार में ही रहते थे। पल्लव वंश के शासक कौन कौन से हुए थे उनको क्रम से देखेंगे। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिनका टाइम पीरियड 600 से 630 था। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668। ये जोड़ी मिलाने के लिए सवाल दिया जाता है एग्जाम में। इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा, कौन सा राजा पहले आए और कौन सा बाद में। महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से लेकर 670।
परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680, नरसिंह वर्मन सेकंड 704 से लेकर 728 और नंदी वर्मन सेकंड थे 731 से लेकर के 795। जो पल्लव वंश का अंतिम शासक थे कौन था? अपराजित वर्मन थे। इनका टाइम पीरियड था 879 से लेकर के 897 ईस्वी। मत्त विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी, ये पूछा गया है, इसको नोट करना है। मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, जैन धर्म को मानता था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर के वे शैव अनुयायी बन गया था। महाबलीपुरम के आकाशम मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। महाबलीपुरम के आकाश मंदिरों को, जिनको रथ मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये पल्लव वंश का राजा था। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर कौन सा है? द्रौपदी रथ मंदिर है, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापी कोंड की उपाधि धारण करने वाला कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। इसको भी नोट करिएगा, ये पूछा गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का जो शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, ये भी पूछा जाता है। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो पल्लवों के शासक कौन था? नरसिंह वर्मन सेकंड, याद रखना सेकंड है। उसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय मतलब शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करना है। कांची के कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में शोर मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। आपको ये नोट करना है, वातापी कोंड की उपाधि धारण करने वाला राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय। कैलाश मंदिर का निर्माण करने वाला कौन है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। कहाँ पर? कांची के कैलाश मंदिरों का। महाबलीपुरम के शौर मंदिर हैं, और ये याद करना, कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। इसको नहीं भी करेंगे तब चलेगा। दश कुमार चरित, इसको नोट करना है। इसके लेखक कौन है? दंडी हैं। किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। दश कुमार चरित, दा से दश कुमार और दा से ले दंडी, ये इसको याद रखना है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने कराया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। और प्रसिद्ध वैष्णव संत कौन थे? तिरुमंगलाई अलवार थे, नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। आज की क्लास में हम यही हैं। अगली क्लास में हम राष्ट्रकूट वंश देखेंगे। इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम मगध वंश को पढ़ चुके हैं, मगध का उत्कर्ष देख चुके हैं। उसमें कौन कौन से वंश हुए थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद और मौर्य। मौर्य में कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के महान राजा हुए। मौर्य के बाद में मौर्योत्तर काल आया, जिसमें ब्राह्मण, शुक, कर्ण, सातवाहन राजा हुए। उसके बाद में हम गुप्त पढ़े। गुप्तों के बाद में गुप्तोत्तर काल पढ़ा, जिसमें कि मगध में कौन हुए थे? परवर्ती गुप्त हुए। और वेस्ट बंगाल यहाँ पर था, वेस्ट बंगाल में हुए थे पाल वंश। इसको नोट करना, ये बहुत बार पूछा भी गया है। पाल वंश कहाँ पर थे? वेस्ट बंगाल में थे। कन्नौज में मोखरी वंश चल रहा था। वल्लभी गुजरात के एरिया में मैत्रक वंश था। और यहाँ पर हरियाणा में हमारा आया था वर्धन वंश। इधर तो मगध का उत्कर्ष हो रहा था, मगध का उत्कर्ष मतलब मगध में राजाओं का आना जाना चल रहा था। लेकिन यहाँ पर इधर इस वाले एरिया में भारत के विदेशियों का आक्रमण चल रहा था। यहाँ पर सिकंदर भी आया था। सिकंदर के समकालीन कौन सा राजा था? ये पूछा गया है, आपको नोट करना है। सिकंदर ऐसे बना देते हैं। सिकंदर के समकालीन कौन था? घनानंद। यह घनानंद के समकालीन था सिकंदर। सेल्यूकस निकेटर किसके में था? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। उसके बाद में हमने अभी पढ़ा था वर्धन वंश। वर्धन वंश में पुष्यभूति इसका संस्थापक था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। उसकी पत्नी यशोमती कौन थी? उसकी पत्नी यशोमती थी। किसकी? प्रभाकर वर्धन की। इनकी 3 संतान थी। राजेश्वरी थी, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में। 16 साल की अवस्था में इसने थानेश्वर से अपनी जो राजधानी थी वो कन्नौज शिफ्ट की थी। इसको शीलादित्य, परम भट्टारक, महाराज धीराज तथा सार्वभौम परमेश्वर की उपाधियां भी इसने धारण की थी। हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला था हुइनसांग।
कौन आया था? हुएनसांग 630 ईस्वी में आया और 645 ईस्वी में वापस गया था। इसने सी यू की नाम से अपनी एक क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी, हम कन्नौज का इतना पढ़ रहे हैं, कन्नौज इसका जो पुराना नाम था, इसको कोई बताएगा क्या था? कन्नौज का जो पुराना नाम था वो महोदया या महोदयश्री था। क्या था? महोदया या महोदयश्री। हम लोग इतनी एप्लीकेशन लिख लिख कर थक गए कि महोदया महोदयश्री, तो आज तक ये नहीं पता है किसका नाम था। ये कन्नौज का प्राचीन नाम था, आप इसको नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी जीके में ये कई बार पूछा भी गया है। यानी कन्नौज का पुराना नाम क्या था? महोदया या महोदयश्री। जो हुएनसांग था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि और नीति का पंडित भी कहा जाता था। आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बार बार इसका रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा मदद मिलेगी। पढ़ने से ज़्यादा हमको बार बार रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हम सब भूल जाएंगे, इसलिए बार बार उसको पढ़िए और रिवीजन करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगली क्लास में। बाय।